हाँ जी विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा हमारा थर्ड फैक्टर केमिकल काइनेटिक्स के बिहाफ पर, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन थर्ड फैक्टर जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है बेटा, वो होता है कैटलिस्ट। लेकिन उसको शुरू करने से पहले बेटा हम देखें कि हमने लास्ट क्लासेस के अंदर, लास्ट के लेक्चर्स में बेटा कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े थे बेटा। तो हमने पढ़े थे फैक्टर्स ऑन विच रेट या रेट कांस्टेंट जो है बेटा वो डिपेंड करता है। तो बेटा रेट ऑफ द रिएक्शन बेटा किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे, हमने पढ़ लिया। दूसरा था बेटा टेम्परेचर पे, हमने ये भी पढ़ लिया। और तीसरा जो बेटा हमारा बचा है वो क्या है बेटा? कैटलिस्ट, जो हमने आज पढ़ना है। टेम्परेचर पे बेटा हमने आर्हेनियस इक्वेशन करी थी, ठीक है। आर्हेनियस ने हमें बताया था कि बेटा एक टेम्परेचर पे डिपेंडेंट लॉग के बेटा किसके बराबर होता है? लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। और अगर आप टेम्परेचर को बेटा क्या करते हैं? इंक्रीज, तो बेटा इक्वेशन क्या बन जाती है? लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो बेटा इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन जो है वो किए थे, और यही एक क्वेश्चन बेटा हमारा यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26। अब ये बेटा क्या कहता है? कहता है डीकॉम्पोजिशन एक हाइड्रोकार्बन का फॉलोज इक्वेशन दिस। अगर आपको ये इक्वेशन याद है, K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और बेटा यहाँ पे इक्वेशन क्या है? K इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 पर सेकेंड इंटू ई माइनस 28,000 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। तो बेटा ये है इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा ए की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है? 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11। और बेटा वो कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का कॉन्सेप्ट बेटा ये क्या हो गया? वो ये देखो बेटा, ये पूरा पार्ट इसके बराबर हो गया। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू माइनस 28,000 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। ये बेटा कैंसिल हो गया, टेम्परेचर से टेम्परेचर बेटा कैंसिल हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा कितना आ गया? 28,000 इंटू आर। आर कितना होता है बेटा? 8.314। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर बेटा किस में आ जाएगा? जूल में। और बाद में उसी एक्टिवेशन एनर्जी को किलो जूल पर मोल में बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा कॉपी कर लो, और फिर हम बेटा शुरू करते हैं थर्ड फैक्टर, जो क्या है बेटा? हमारा कैटलिस्ट। तो बेटा शुरुआत करते हैं हमारा थर्ड फैक्टर, जिसपे रेट कांस्टेंट जो है बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है, और वो है बेटा कैटलिस्ट। बेटा हम सब जानते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है बेटा वो रिएक्शन की स्पीड को बेटा क्या कर सकता है? इंक्रीज भी कर सकता है। कुछ केसेस में रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन खुद वो किसी भी चेंज में अंडरगो नहीं करता। मतलब खुद कैटलिस्ट कभी चेंज नहीं होगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बेटा कैटलिस्ट जो होता है बेटा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। आई रिपीट, कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कुछ केसेस में बेटा वो रिएक्शन की स्पीड को बेटा क्या कर देता है? स्लो भी कर सकता है। अगर आपको कैटलिस्ट का एक्शन समझना है तो बेटा आपको एक थ्योरी पढ़नी पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट्स पहले कंबाइन करते हैं कैटलिस्ट के साथ, और बेटा क्या बनाते हैं? एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। याद रखना बेटा, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तभी तो वो अनस्टेबल होता है।
इसलिए बेटा वो शॉर्ट लिव्ड होता है। और हर अनस्टेबल चीज बेटा बाद में ब्रेक करती है, डिकम्पोज करती है, ताकि वो बेटा क्या दे सके, प्रोडक्ट दे सके, और कैटलिस्ट को वापस रीजेनरेट करती है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, वो रिएक्टेंट्स को बेटा फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से पहले उनकी पोटेंशियल एनर्जी के बैरियर को बेटा कम कर देता है और रिएक्शन के लिए एक नया पाथ ढूंढता है, जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी पहले से बेटा क्या लगती है, कम लगती है। इसको बेटा हम ग्राफ से बड़ा अच्छा समझेंगे बेटा। ठीक है, तो ये देखिए बेटा हमारे पास ग्राफ आएगा, ये देखिए ये है बेटा एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट्स की। जब आप रिएक्टेंट्स को बेटा क्या देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, तो बेटा वो एनर्जी गेन करके बेटा कहां पहुंच जाता है, क्या बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस एनर्जी को बेटा हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। बाद में ये कॉम्प्लेक्स बेटा एनर्जी रिलीज करता है और बेटा बाद में क्या बनाता है, एनर्जी प्रोडक्ट की बनाता है। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन के अंदर बेटा क्या ऐड कर देंगे, कैटलिस्ट, तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है बेटा वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखो बेटा, पहले आपको इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब 1/3 या हाफ एनर्जी में ही बेटा हमारा काम हो जाएगा। वो बेटा कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो फाइनली बेटा क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। तो बेटा वो यही कहते हैं कि रिएक्टेंट्स बेटा किसके साथ कंबाइन करता है, कैटलिस्ट के साथ, वो बेटा क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स, जो बेटा क्या होता है, अनस्टेबल। बाद में वही कैटलिस्ट वापस आ जाता है और फाइनली बेटा क्या दे देता है, प्रोडक्ट दे देता है, जो बेटा क्या होता है, स्टेबल। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैटलिस्ट के, याद रखना कैटलिस्ट हमेशा छोटे अमाउंट में ही चाहिए होता है और ये बहुत बड़ा चेंज रिएक्शन में ले आता है। कहता है कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को शुरू नहीं करता, वो हमेशा रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। याद रखना, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -10 है तो बेटा वो -10 ही रहने देगा, इसको कम ज्यादा नहीं कर सकता। और अगर किसी रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज -20 है तो बेटा वो -20 ही रहेगा, बेटा वो उसको ओवरऑल चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे बेटा 100 -80 बेटा कितना होता है, 20। वैसे ही बेटा 50 -30 भी तो कितना होता है बेटा, 20। तो बेटा इसे कहते हैं इंथैल्पी चेंज या फिर गिव्स एनर्जी चेंज। जो बेटा डिफरेंस है बेटा वो हमेशा सेम ही रहता है। बिना कैटलिस्ट के हालात ये थे, कैटलिस्ट के साथ बेटा हालात जो हो गए वो ये हो गए। तो कैटलिस्ट ओवरऑल एनर्जी चेंज को बेटा उतना ही रखता है, बट जो एनर्जी देनी और मिलती है उसको बेटा वो कम ज्यादा कर सकता है। देन फोर्थ पॉइंट क्या कहता है बेटा, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और बाद में रीजेनरेट भी हो जाता है बिना किसी केमिकल चेंज के इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो कैटलिस्ट बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है और बाद में एज इट इज वैसा का वैसा रीजेनरेट भी हो जाता है। ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है कैटलिस्ट के। और अगर बाय चांस कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बेटा कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को भगाएगा, एक्सेलरेट करेगा, उतना बैकवर्ड रिएक्शन को भी एक्सेलरेट करता है, ताकि बेटा इक्वी और इक्वी कांस्टेंट जो है बेटा वो डिस्टर्ब ना हो। और बेटा इससे क्या होता है, इक्वी सिर्फ जल्दी अटेन हो जाता है, इक्वी अटेन करने का टाइम कम हो जाता है, पर इक्वी डिस्टर्ब नहीं होता। तो these are characteristics of catalyst.
अब बेटा इसी में एक और कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा, दैट इज नोन एज कोलिजन थ्योरी, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो बेटा आपको पता ही है कि हमको पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टेंट्स बेटा की वेलोसिटी बेटा क्या करती है, इंक्रीज। तो कोलिजन्स बेटा क्या करती हैं, इंक्रीज। और हमने पढ़ा था कि कोलिजन में भी जो इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं बेटा, वो सबसे मेन चीज होती है बेटा, वो डबल हो जाती हैं। इसलिए रेट कांस्टेंट जो है बेटा वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब बात आ गई सर इफेक्टिव कोलिजन्स तो बेटा इंक्रीज हो रही है, तो सर फिर इन इफेक्टिव कोलिजन्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि बेटा उनके इंक्रीज करने पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और बहुत बढ़िया थ्योरी आई, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, कहते हैं ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा क्या होती है, रिएक्शन। इस थ्योरी के हिसाब से ध्यान रखना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक स्फेयर की तरह होते हैं और रिएक्शन तभी अकर करता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। अगर ये कोलाइड ही नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। कहते याद है आर्हेनियस ने एक कोलिजन फैक्टर जी इंट्रोड्यूस किया था एंड वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर एटॉमिक या सिंपल मॉलिक्यूल्स। बेटा अगर आपको याद हो ये जो थ्योरी थी बेटा, ये बाइनरी मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल बड़ी अच्छी थी। दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं 1 सेकंड के अंदर इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वो या तो एटम्स होने चाहिए या सिंपल मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स है तो बेटा वही बात आ गई, डेविएशंस आर ऑब्जर्व, वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस, बदलाव जो है वो ऑब्जर्व होते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिथाइल ब्रोमाइड को OH के साथ रिएक्ट करोगे तो बेटा हो सकता है कि प्रोडक्ट बने, ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो ना बने। सर क्यों? क्योंकि बेटा वो सब डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर एंड मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन क्या है ड्यूरिंग कोलिजन। तो दो फैक्टर्स जिनकी वजह से बेटा इफेक्टिव कोलिजन होती है वो है, एक बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी पोजेस करना और दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा अगर आपको याद हो आर्हेनियस ने कहा था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी पोजेस करनी चाहिए, तो बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी पोजेस करने के लिए हम क्या करते थे, नॉर्मल एनर्जी स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल को बेटा क्या देते थे, एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी हम बेटा एक नॉर्मल एनर्जी स्टेट के मॉलिक्यूल को देंगे तो बेटा वो कहां तक पहुंच जाएगा, E0 तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से बेटा कोलिजन क्या बन जाती है, इफेक्टिव। लेकिन मॉलिक्यूल्स की बेटा ओरिएंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर वो कैसे? अब ये देखो बेटा, मान लो अगर हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, अगर OH नेगेटिव यहां से आ रहा है, अगर OH नेगेटिव यहां से आ रहा है और अगर OH नेगेटिव यहां से आ रहा है, तो बेटा इन तीनों में से सबसे बढ़िया तरीका इफेक्टिव कोलिजन करने का बेटा वो क्या होता है, ये होता है। आपको याद होगा बेटा हमने SN2 मैकेनिज्म में पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल को हमेशा पीछे से अटैक करना चाहिए। तो बेटा इसीलिए ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल की बहुत जरूरी है। ओरिएंटेशन से पता चलता है कि जो रिएक्टिव एजेंट है वो किस जगह से अटैक करेगा ताकि रिएक्शन जो है वो हो सके। तो जहां पे आर्हेनियस इक्वेशन सिर्फ बेटा जी के बारे में बात करती है और जी जो है बेटा किसके बारे में बात करता है, इफेक्टिव कोलिजन के बारे में बात करता है, वहीं पे जो बेटा कोलिजन थ्योरी है वो किसके बारे में बात करती है,
थ्रेशोल्ड एनर्जी और वो बात करती है मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन। क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन अगर आप एटम्स के बारे में बात करते हैं और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं बेटा, वो तो कोलाइड कर जाएंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आ गए तो उस केस में बेटा कोलिजन थ्योरी अकेले ही उसको एक्सप्लेन कर पाएगी, उसमें आर्हेनियस इक्वेशन अकेले एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बेटा मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेटा ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ से अटैक जो है वो सबसे सही है और कहाँ से अटैक जो है वो सही नहीं है। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं, फिर हम इसका एक और पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये देखो कहते हैं देयरफॉर हमारे पास अब एक नई इक्वेशन आ गई जिसके अंदर बेटा ओरिएंटेशन, स्टेरिक या प्रोबेबिलिटी फैक्टर P इंट्रोड्यूस किया गया आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर। तो बेटा जब हम आर्हेनियस इक्वेशन लिखते हैं तो हम बेटा क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू Z इंटू E रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। लेकिन बेटा जो हमारे पास कोलिजन थ्योरी के बेटा बेस इक्वेशन आती है उसके अंदर बेटा हमारे पास एक नया कांस्टेंट आया बेटा P, जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो कंसिडर होने चाहिए। लेकिन बेटा आपको पता है इस थ्योरी का भी ड्रॉबैक है कि इट इग्नोर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। बेटा मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं है कि अगर वो बेटा टेट्राहेड्रल है, ट्रायगोनल प्लेनर है तो कहां से आना चाहिए, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है तो क्या होना चाहिए। तो बेटा उन स्ट्रक्चर्स को लेकर बेटा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है। तो मॉलिक्यूल की शेप क्या है उससे कोई कंसिडरेशन नहीं है इसके अंदर। कंसिडरेशन किससे है कि अटैक कहां से हो रहा है, वो बेटा ज्यादा पॉइंट जो है वो कंसिडर किया गया है। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो अब हम बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है एनसीईआरटी के जो हमारे बच गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा हम वापस चल रहे हैं उस स्लाइड पर जहाँ पे हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो डिस्कस लास्ट क्लास में किए थे। जैसे आज ये वाला क्वेश्चन जो है हमने कर लिया, और बेटा इस स्लाइड पर बेटा हमने इंटेक्स का 9 कर लिया था, 8 कर लिया था, और बेटा हमने इंटेक्स का 10th क्वेश्चन जो है वो नहीं किया था। तो मैं आपके साथ इंटेक्स का 10th क्वेश्चन जो है वो शेयर कर रहा हूं। कहता है रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन का 500 केल्विन और 700 केल्विन, मतलब T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, इज इतना एंड इतना। कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA एंड A। तो बेटा सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो बेटा ये कितना आ गया, log K2 0.07 0.2 which is equivalent to EA। बेटा ये कितना आ गया 19.14 into 1 upon 500 minus 1 upon 700। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, log ये कितना आ गया बेटा 3.5 which is equivalent to EA upon 19.14। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 700 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 500। कोई बच्चा लॉग की टेबल की वैल्यू में मुझे 3.5 की वैल्यू बता सकता है। तो EA बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटू 19.14 इंटू 700 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 200। तो बेटा ये कैंसिल हो गया। कोई बताएगा भाई log 3.5 कितना होता है, log 35 अंडर 0 कितना होता है, 0.544 0.544।
यही है बेटा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, इसको भी 2 से कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा 350। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर जो है वो बेटा जूल में आ जाएगा और बाद में आप उसको किलो जूल में कर देना कन्वर्ट। अच्छा, अब वो कहते हैं कि बेटा आपको ए की वैल्यू जो है वो भी निकालनी है, तो उसके लिए सर हम क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब आपको इसमें से कोई एक इक्वेशन जो है बेटा वो लेनी पड़ेगी ना। अब आप क्या ले लोगे? log k1 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1। तो बेटा log k1 कितना था बेटा? 0.02। log a मुझे निकालना है, माइनस ई ए की वैल्यू आप यहां पे प्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 19.14। और बेटा टेम्परेचर कितना आ रहा है? 500 केल्विन आ रहा है। ठीक है, तो आप ईए की वैल्यू जो है वो यहां पर निकाल लेंगे। अगर हम ईए की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालते हैं, ठीक है, उसी वैल्यू को हम यहां पर बेटा क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है? 0.544 इंटू 19.14 इंटू 350 इंटू 5। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई? 18,221.28। तो बेटा ये आ गई 18.221 किलो जूल। तो बेटा इसी वैल्यू को अब मैं आगे प्लेस कर रहा हूं बेटा, तो 18,221, तो ये आ गया बेटा 18,221। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? log 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 विच इज इक्वल टू log a माइनस, बेटा इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 500 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 19.14, तो ये आ गया 1.9। ये सॉल्व करके पूरा कितना आ गया? 1.9। तो बेटा अब ये कितना आ जाएगा बेटा? log 2 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1.9 विच इज इक्वल टू log a। log 2 क्या हो गया? 0.3010 माइनस 2 प्लस 1.9, तो विच इज इक्वल टू log a। देयरफॉर log a बेटा हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.9003010, तो 01022, तो ये आ जाएगा 0.2010। तो बेटा a हम क्या ले लेंगे? एंटी लॉग। तो बेटा a कितना आ जाएगा? एंटी लॉग 0.2010। कोई बच्चा मुझे देख के बताएगा कि एंटी लॉग 0.20 अंडर 1 कितना होता है? एंटी लॉग 0.20 अंडर 1 कितना आ रहा है? आप सॉल्व कर लेंगे तो बेटा यहां पर ए की वैल्यू आ जाएगी। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा वाला है बेटा? वो है सॉल्व एग्जाम्पल 11। कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट डीकॉम्पोजिशन इथाइल आयोडाइड का जिसकी रिएक्शन दे रखी है एट 600 केल्विन इज इतना।
तो बेटा 600 केल्विन पर रेट कांस्टेंट कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5। तो रेट कांस्टेंट कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 किस टेम्परेचर पर 600 केल्विन पर। आगे देखते हैं बेटा क्या कहते हैं। कहते हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 209 किलो जूल है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट रिएक्शन का 700 केल्विन पर। तो बेटा आपको दूसरा रेट कांस्टेंट जो है वो निकालना है। टेम्परेचर दूसरा वाला बेटा कितना है 700 केल्विन। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया बेटा फर्स्ट, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 209 किलो जूल, जो बेटा कितनी होगी 20900 जूल हो गई बेटा पर मोल। तो बेटा फॉर्मूला क्या लग जाएगा बेटा, log K2 अपॉन K1 is equivalent to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो बेटा log K2 अपॉन K1 कितना है 1.6 into 10 to the power -5 which is equivalent to 2009 into 1000 divided by 19.14 into बेटा कितना आ जाएगा 1 upon 600 minus 1 upon 700। तो बेटा ये कितना आ गया log K2 माइनस log 1.6 into 10 to the power -5। ये बेटा बिग ब्रैकेट में आ गया 209,000 अपॉन 19.14.15 इंटू बेटा कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ गया 600 इंटू 700। तो बेटा यहां से डेसिमल कैंसिल हो गया। ये 2 जीरो से बेटा 2 जीरो जो है वो हमारी कैंसिल हो गई। तो बेटा log K2 माइनस, कोई बच्चा मुझे जरा वैल्यू देख के बताएगा log 1.6 की कितनी होती है बेटा, फटाफट मुझे देख के बताओ। log 16 अंडर 0 बेटा कितना होता है। So 0.204। तो ये कितना आ गया 0.2041 माइनस बेटा कितना आ गया 5। और बेटा हमारे पास इसके अलावा बेटा क्या आ रहा है 2090 डिवाइडेड बाय 19.14 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 42। तो ये आ रहा है बेटा 2.6 अप्रोक्सीमेटली। तो log K2 बेटा ये आ जाएगा माइनस माइनस बेटा कितना आ जाएगा प्लस 4.7959 विच इज इक्वल टू 2.6। तो बेटा log K2 कितना आ जाएगा -4.7959 प्लस 2.6। तो log K2 बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2.1959। तो बेटा K2 कितना आ जाएगा एंटीलॉग -2.1959। तो बेटा K2 कितना आ जाएगा एंटीलॉग -2 -1 +1 -0.159। तो बेटा K2 कितना आ जाएगा एंटीलॉग -3 प्लस 0.8041। तो अब आप देख लेंगे वैल्यू K2 कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -3। कोई बच्चा मुझे एंटीलॉग के टेबल में देख के बताएगा कि 0.80 का एंटीलॉग अंडर 4 और बेटा 1 का मीन डिफरेंस कितना होता है। 4 नंबर आ जाएंगे, डेसिमल एक डिजिट के बाद रख जाएंगे। तो फटाफट मुझे देख के बताओ एंटीलॉग 0.80 अंडर 4 और 1 का मीन डिफरेंस क्या वैल्यू आ रही है। एंटीलॉग 0.80 अंडर 4 कितना आया।
चेक करके बताओ बेटा, और हमारे पास यहाँ पर K2 का आंसर आ जाएगा। आप कॉपी कर सकते हो। तो ये मेरे वैल्यू कितनी आ रही है, 6369। तो बेटा K2 हमारे पास ये आ गया, आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बेटा जो हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बच के हैं, जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कहते हैं फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो बेटा आप देख सकते हैं रेट क्या है, K इंटू NO2। तो बेटा इसका ऑर्डर जो है बेटा वो क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर। आपको वैसे भी पता है कि डायमेंशंस, अगर आपको रेट कांस्टेंट के बेटा यूनिट निकालने हैं तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर। इट इज 1 माइनस n पर टाइम। आप जो भी ऑर्डर होगा n की वैल्यू को आप इसमें प्लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा दूसरा दे रखा है बेटा, रेट एक्सप्रेशन जो है वो H2O2 1 है और आयोडाइड के साथ 1 है। तो बेटा 1 प्लस 1 ऑर्डर कौन सा हो गया, ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर। देन बेटा थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास रेट है, रिएक्टेंट ये हो गया बेटा 3/2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/2। और इस केस के लिए बेटा ऑर्डर कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये है एनसीईआरटी का थर्ड, कहता है डीकॉम्पोजिशन अमोनिया का प्लैटिनम सरफेस पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आता है बेटा। तो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब है रेट क्या बन जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू अमोनिया का डीकॉम्पोजिशन बेटा रेज टू द पावर 0। तो इसका मतलब है रेट जो है वो किसके बराबर हो गया, रेट कांस्टेंट। कहता है व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 अगर K की वैल्यू इतनी है। तो बेटा रेट की वैल्यू भी उतनी हो जाएगी जितना K की वैल्यू है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो बेटा जरा डीकॉम्पोजिशन अमोनिया का देखते हैं बेटा क्या होता है। तो जरा देखो बेटा, अमोनिया का डीकॉम्पोजिशन कैसे लिखा जाता है बेटा, इट इज N2 प्लस 3H2। तो बेटा इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू -1/2 change in conc of ammonia upon change in time, which is equivalent to change in conc of N2 upon change in time, which is equivalent to 1/3 change in conc of H2 upon change in time। अब आप देखो बेटा इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। इन दोनों को बेटा इक्वेट कर दो। तो बेटा रेट इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ N2 के बराबर आ गया। तो बेटा इसका मतलब है इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, वो कितनी आ गई, दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है। और अगर आपको बेटा क्या निकालना है, रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा इट इज 1/3 इंटू DH2 अपॉन DT। Therefore, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन DT बेटा कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ रेट। तो बेटा 3 टाइम्स ऑफ रेट, बेटा इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन DT बेटा वो कितना बन जाएगा, 3 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आ गया बेटा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आ गया बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कहता है एक डीकॉम्पोजिशन है रिएक्शन का जिसका रेट जो है बेटा वो ऐसे दे रखा है,
कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल सो दैट द रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डायमिथाइल। सो बेटा आप ये कॉपी कर लो, जगह नहीं है तो हम बेटा इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, आप फटाफट कॉपी कर लो एंड देन वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन। लेट अस सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बात करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन? कहते हैं रिएक्शन का रेट ये दे रखा है, कहते हैं द रेट ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन द क्लोज्ड वेसल so that the rate can be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether as this। तो बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। कहते हैं if the pressure is measured in bar and the time is measured in minutes then what are the units of rate and rate constant। तो बेटा आपको इसके अंदर रेट और रेट कांस्टेंट दोनों के ही बेटा यूनिट जो है वो निकालने हैं। तो बेटा रेट का तो यूनिट आपको पता ही है बेटा, वो क्या होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर पर टाइम, लेकिन यहां पे बेटा प्रेशर है तो ये क्या हो जाएगा बार पर टाइम। ठीक है, और टाइम भी बेटा किसके अंदर है, मिनट्स के अंदर है, तो टू बी मोर प्रिसाइज ये हो जाएगा बेटा बार पर मिनट। सर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? बेटा 3/2 1.5। ठीक है, एंड अगर आपको बेटा यूनिट्स निकालने रेट कांस्टेंट के, तो बेटा मैंने आपको बताया था ना कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा बार रेज टू द पावर -1/n पर टाइम। तो बेटा ये कितना आ जाएगा बार रेज टू द पावर 1 - 3/2 पर मिनट। तो बेटा फाइनल ये कितना आ जाएगा बेटा बार रेज टू द पावर -12, ठीक है, पर मिनट। तो ये हो जाएगा बेटा रेट कांस्टेंट का यूनिट। फिफ्थ कहते हैं मेंशन द फैक्टर्स दैट इफेक्ट रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमने 3 पढ़े थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा बेटा हमने क्या पढ़ा था टेम्परेचर, और तीसरा हमने बेटा क्या पढ़ा था कैटलिस्ट। वैसे बेटा एक और होता है, वो क्या होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और बेटा फिफ्थ जो होता है बेटा हम वो क्या मान लेते हैं सरफेस एरिया। तो बेटा आप फोर्थ एंड फिफ्थ के आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो पहले के लेक्चर्स में करे हुए हैं, तो हम उनको बेटा नहीं करेंगे। जैसे बेटा हमें 6th क्वेश्चन जो है वो किया हुआ है, हमने 7th क्वेश्चन जो है कहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। बेटा टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, है ना, हमने पढ़ा था इनफैक्ट फॉर एवरी 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर के बेटा क्या कर जाता है गेट्स डबल्ड। सर क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बेटा क्या कर जाती है गेट्स डबल। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखो बेटा, इट इज अ नाइस क्वेश्चन। कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस एस्टर का पानी के अंदर ये रिजल्ट दे रहा है बेटा, है ना। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेटा, जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा पानी में तो बेटा वो क्या देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या देगा बेटा अल्कोहल। इनिशियली जब टाइम 0 है तो बेटा ये वैल्यू कितनी है बेटा 55.5 0.55, ये आ जाएगा बेटा, हमें लेने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 0। कहते हैं कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60। इस और इसके बीच में निकालना है एवरेज रेट। तो बेटा एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, नेगेटिव
change in the concentration of ester upon change in time. नेगेटिव एस्टर बेटा कितना है फाइनल 0.17, इनिशियल कितना है 0.31, टाइम कितना है 60 माइनस 30, तो बेटा ये कितना आ जाएगा नेगेटिव इंटू 13 पॉइंट नेगेटिव इंटू माइनस 0.14 अपॉन 30, तो बेटा हमारे पास एवरेज रेट कितना आ जाएगा 0.14 अपॉन 30, और बेटा आंसर किस में आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरा कहता है कैलकुलेट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो बेटा सेकंड पार्ट हमारा क्या आ जाएगा K is equivalent to K dash into hydrolysis of ester, first order rate constant, ठीक है। तो बेटा रेट कांस्टेंट K कितना आ जाएगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा रेट की वैल्यू कितनी है ये रही बेटा रेट की वैल्यू 0.14 अपॉन 30 और बेटा उस टाइम पे हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.31। इसको आप सॉल्व कर दोगे हमारे पास सूडो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा 7 भी कर लिया 8 भी कर लिया 9 भी कर लिया 10 भी हम कर चुके हैं, तो आप 8 को कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बेटा हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको आपसे शेयर कर रहा हूं वो क्या तरीका है बेटा। अब वो कह रहे हैं कि भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है, तो आपको पता है कि a की वैल्यू इतनी है, तो बेटा यहां से यहां मैं क्या निकाल लूंगा k1 और बेटा ये कितना आ जाएगा a माइनस एक्स। फिर यहां से यहां मैं क्या निकाल लूंगा k2 और बेटा ये कितना आ जाएगा a माइनस एक्स, और यहां से यहां मैं क्या निकाल लूंगा k3 और बेटा ये कितना आ जाएगा a माइनस एक्स। तो बेटा 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आप पहले क्या निकाल लो बेटा k1 2.303 अपॉन T1 इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो बेटा K1 कितना आ गया 2.303 अपॉन T1 कितना आ गया बेटा 30 इंटू लॉग a 0.55 डिवाइडेड बाय 0.31, मेरे पास K1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या निकालोगे बेटा K2 2.303 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 60 इंटू लॉग 0.55 अपॉन 0.17, मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा K2। फिर हम क्या निकाल लेंगे K3 2.303 अपॉन 90 इंटू लॉग 0.55 अपॉन 0.085, मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा K3। तो बेटा एवरेज K कैसे निकालेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय 3, ये बेटा आ जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर व्हिच इज अ लिटिल लॉन्गर मेथड। इसलिए बेटा इतना लंबा क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का ही आएगा। कर लो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 हम बेटा कर चुके हैं, 10 भी हमने कर लिया है, 11 भी कर लिया हमने, 12 भी कर लिया है हमने, 13th क्वेश्चन भी कर लिया, 14th क्वेश्चन भी कर लिया। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। बेटा ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसका स्मॉलर वर्जन तो बेटा फिर भी आ जाते हैं, बिगर वर्जन ऐसा क्वेश्चन जो है वो नहीं आता। हम बात कर रहे हैं बेटा 15th क्वेश्चन की। कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा N2O5 के डीकम्पोजिशन का दे रखा है गैस फेज के अंदर
टाइम दे रखा है 0 to 400 800, तो बेटा टाइम जो है वो 400 का गैप आ रहा है। और बेटा कॉन्सेंट्रेशन N2O5 की 10 to the power 2 के साथ कितनी है 1.63 1.36 ऐसे बेटा कम हो रही है। कहते हैं प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अगेंस्ट टेम्परेचर। तो बेटा आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। बेटा मैं आपको इसका रफ ग्राफ जो है बेटा वो प्लॉट करके बता रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। तो बेटा ये जो ग्राफ है ये एक तरह का छोटा सा कर्व जो है वो आ जाता है बेटा, ठीक है। फिर कहते हैं फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। अब देखो बेटा इनिशियल अमाउंट कितना है 1.63 इंटू 10 to the power 2। बेटा इसका आधा कर दो तो बेटा वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0.815 इंटू 10 to the power -2। तो बेटा ये वाली वैल्यू किसके आसपास आ रही है, ये देखो बेटा 0.93 और 0.078 के बीच में आ रही है, कहीं पे यहीं पे कहीं पे आएगी। तो बेटा टाइम हाफ लाइफ बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1200 और 1600 के बीच में। तो बेटा बीच में कितना आ गया 1400 सेकेंड्स आ गया बेटा, ये आ गया है ना, रफ आपने एस्टिमेट निकाल लिया। देन बेटा थर्ड कहता है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड T। तो बेटा ये लॉग में और टाइम में बेटा ग्राफ आपको निकालना है log N2O5। तो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। कहते हैं व्हाट इज द रेट लॉग। तो बेटा अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बेटा रेट क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू N2O5, ये हो गया बेटा। कहते हैं कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो बेटा आपको रेट कांस्टेंट जो है वो कैसे मिलता है स्लोप की मदद से, जिसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है K/2.303। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्लोप फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा ऐसे निकालते हैं, मेरे पास K की वैल्यू कितनी आ रही है रेट कांस्टेंट K, ठीक है, स्लोप के बिहाफ पे निकालना है। तो बेटा स्लोप आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। जब टाइम कितना हो जाएगा, जब कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितनी हो जाएगी हाफ। तो ये देखो ना बेटा, तो बेटा K मेरे पास कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन T हाफ। तो K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 1400। यहां से K आ जाएगा, उसकी वैल्यू को आप प्लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन 1400 इंटू 2.303 और ये बेटा नेगेटिव में आ जाएगा, आप स्लोप निकाल लोगे। और लास्ट कहता है कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम K एंड कंपेयर इट विद द सेकंड। तो बेटा हाफ लाइफ पीरियड K से निकालना है। अच्छा ये तो हम यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड K से निकालना है तो 0.693 डिवाइडेड बाय K, आप सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। कर लो बेटा ये कॉपी। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं 16th क्वेश्चन का बेटा आपको एक्सप्रेशन बना के दे रहा हूं। कहते हैं रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इतना है। तो बेटा रेट कांस्टेंट K कितना है 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो बेटा टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, वैसे हमने ये क्वेश्चन जो है वो कर दिया हुआ है, तो 2.303 अपॉन 60
इंटू log 1 अपॉन 1 माइनस 16, तो बेटा t कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 16 इंटू log 16। आप सॉल्व कर देंगे, आपके पास टाइम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देन बेटा 17 हम कर चुके थे बेटा, 18 भी हमने कर लिया है। 19th क्वेश्चन का एक्सप्रेशन देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ। तो बेटा इनिशियल परसेंटेज कितना हो गया 100, 30% डिकम्पोज बचा कितना 70%। तो बेटा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस x, 0.693 अपॉन t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन 70। तो बेटा t हाफ कितना हो गया 0.693 इंटू 40 अपॉन 2.303, सॉरी, तो ये आ गया 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग 10 माइनस लॉग 7। तो आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से बेटा हमारे पास टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा हमने 19 भी कर लिया, 20th एंड 21st बेटा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप कॉपी कर लीजिए। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतने ही न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करेंगे और हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो भी खत्म हो जाता है। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स जो है बेटा वो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम होपफुली हमारा अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।